हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, मैं आज हाजिर हुआ हूँ आप लोगों को विलयन चैप्टर से लेकर के अगला बिंदु। पिछले वीडियो में हमने शांता के सारे पद पढ़े थे और हेनरी के नियम के बारे में पढ़ा था। हेनरी के अनुप्रयोग तथा हेनरी की सीमाएं हमने देखी थी। बच्चों, आज हमको पढ़ना है विलयन का अगला बिंदु, जो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, द्रवों का वाष्प दाब तथा राउल्ट का नियम। बच्चों, राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हमको विभिन्न चीजों की जानकारी होना चाहिए। पहली बात, द्रव का वाष्प दाब क्या है, इसकी जानकारी होना चाहिए। अगर किसी शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या समस्या आ जाती है, इसकी जानकारी होना चाहिए। जब तक ये जानकारियां नहीं होंगी तो बच्चों हम सॉल्यूशन के इस राउल्ट के नियम को नहीं समझ पाएंगे। तो इससे संबंधित बच्चों हम आज पहले ये जानेंगे कि द्रव का वाष्प दाब क्या है। सभी बच्चे वीडियो में बने रहें। जो नए हो वो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो अध्ययन जारी हो रहा है तो प्रत्येक अध्याय के बिंदुवार अध्ययन का सीक्वेंस के साथ आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग अगर लगातार वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। रही बात सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स अलग अलग टाइप के बिंदुओं के हैं। प्रत्येक बिंदु को पढ़ाने के बाद कम से कम 2-4-6 न्यूमेरिकल मैं अवश्य कराऊंगा और इसके बाद आपके द्वारा कमेंट किए गए न्यूमेरिकल को अवश्य बताऊंगा। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और अंत तक देखिए, तभी आपको इस वीडियो का लाभ मिल पाएगा। तो बच्चों आइए देखते हैं। पहले सर्वप्रथम जानते हैं कि द्रव का वाष्प दाब क्या है। बच्चों, हमने देखा होगा विभिन्न प्रकार का द्रव जो हमारे भूतल में जल के रूप में भरा रहता है, जैसे तालाब है, नदियां हैं, तो आपने देखा होगा कि उसका जो सतह होता है, सबसे ऊपरी सतह, ये सतह देख लीजिए पहले गौर से। मान लीजिए द्रव भरा हुआ है, द्रव का मतलब जल, H2O भरा हुआ है। द्रव की सतह में जल के अणु, पूरे अणु जल के ही हैं, H2O के ही सारे अणु है। ये देख लीजिए, सभी अणु किसके हैं, द्रव के। द्रव के सभी अणु हैं। तो आपने देखा होगा कि तालाब में अगर पानी भरा हुआ है तो धीरे 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 सतह से उसके अणु बाहर उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, उड़ करके ये वाष्पित होता रहता है। इस प्रकार से वाष्पित हो जाता है और धीरे धीरे ये द्रव पूरा समाप्त हो जाता है। तो इसका कारण ये कि इसकी सतह पर जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो इसके अणु बाहर उड़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले वाष्पन प्रक्रिया को जानना जरूरी था। अब वाष्पन के बाद आपका आता है वाष्प दाब क्या है। बच्चों तो देखिए, मान लीजिए वाष्प दाब तभी पहचान पाएंगे जब इस पात्र को हम किसी ढक्कन से बंद कर दें, अर्थात इसको बंद पात्र बना दें। ये लीजिए, हमने इसको एक बंद पात्र बना दिया। अब इसकी सतह से ये अणु तब तक उड़ते रहेंगे। गौर से देखिए, इसके पात्र के अणु बाहर जा तो पाएंगे नहीं। तो यहां जो इसके ऊपर एक दाब लग रहा है वो है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब इस पर लग रहा है बच्चों। तो ये वाष्पन की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक इस सतह का दाब इस पर नहीं पड़ने लगेगा, यानी ये सतह का दाब और अणुओं का दाब बराबर हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जो वाष्पित अणु हैं, इन अणुओं का प्रसर इसकी सतह पर, द्रव पर इतना पड़ने लगेगा कि और एक भी अणु वाष्पित नहीं हो सकता। यहां पर देखिए प्रसर पड़ रहा है, ये प्रसर पड़ रहा है, इन सभी बिंदुओं पर सतह पर प्रसर पड़ रहा है। इस प्रसर को हम देखते हैं कि ये अणु जितना प्रसर लगा के ऊपर जाना चाहेंगे
ऊपर से इन अणुओं का घनत्व उतना ही प्रसर इस सतह पर डालेगा, इस सतह पर। यानी जब दोनों की सतहों का दाब, ये दाब और ये अणु ऊपर जाने वाला दाब, नीचे जाने दाब, ये भी प्रेशर है, ये ऊपर से वाष्प दाब है, वाष्प का दाब, और ये जो है आपका द्रव की सतह द्वारा अणु ऊपर जाना चाहता है, सतह द्वारा लगाया गया दाब है। ये दोनों दाब, सतह द्वारा लगाया गया दाब और वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, जब दोनों बराबर हो जाएंगे उस कंडीशन को हम साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था, साम्यावस्था कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। साम्यावस्था में का मतलब जितनी गति से ये वाष्प बनेगी उतनी ही गति से द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के समरूप बराबर गति से होने लगी, उस समय इक्विलिब्रियम अवस्था आ जाती है। तो बच्चों, वाष्प दाब क्या है? जब वाष्प द्वारा लगाया गया दाब तथा द्रव की सतह द्वारा लगाया गया दाब दोनों बराबर हो जाएं, अर्थात साम्यावस्था में आ जाएं, उस समय किसी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो सबसे पहले हमें वाष्प दाब जानना है बच्चों, ध्यान से समझिए, वाष्प दाब जानना है। अब वाष्प दाब के साथ साथ हमारी एक समस्या आती है कि मान लीजिए शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। अब शुद्ध विलायक में कोई वाष्पशील अवाष्पशील कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दे। ये लीजिए, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं। अवाष्पशील पदार्थ होते हैं जिनका वाष्पन न हो, जैसे NaCl है तो जल तो भाप बन के उड़ जाएगा, बट NaCl नहीं निकलेगा। तो अब यहां पर समस्या क्या होगी बच्चों, ये जो हमारा दोबारा आप देख रहे हैं, ये मैंने पात्र बनाया, ये पात्र बन गया आपका। इस पात्र को भी हमने ढक दिया ऊपर से, और यहां पर हमारे पास जल भरा हुआ है, और जल के साथ कुछ मात्रा में हमने NaCl मिला दिया है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि इसकी सतह पर ये तो जल के अणु हैं, जिनको मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, आप देख रहे हैं, ये जल के अणु हैं। और जल के अणुओं के बीच में सतह पर ये आपके NaCl के अणु आ जाएंगे, ये NaCl के अणु आ जाएंगे। ये देखिए NaCl के अणु हैं, गौर से देख लीजिए। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो ये जो द्रव होगा हमारा, वो थोड़ा सा अशुद्ध विलायक माना जाएगा, अशुद्ध विलायक, चूंकि इसमें थोड़ा सा हमने NaCl मिला दिया। अब होता क्या बच्चों, यहां देख रहे थे ये सतह पर एक समान सभी अणु थे, तो ये स्वतंत्र अवस्था में वाष्पित हो रहे थे, तो इनकी गति तीव्रता से वाष्पित होने की थी, तो दाब भी इसमें सारे अणुओं पर पड़ रहा था। इसमें क्या होगा, केवल जल के अणु ही वाष्पित होंगे या किसी भी विलायक के अणु वाष्पित होंगे, और ये अणु वाष्पित होंगे नहीं। तो इस पर जो दाब पड़ेगा, यहां से प्रेशर, यहां पर मान लीजिए प्रेशर तो दो पार्ट में पड़ेगा। मान लीजिए ये प्रेशर पड़ रहा है तो इसमें भी पड़ेगा NaCl पर, और यहां पर आप देख रहे हो जल के अणुओं पर भी पड़ेगा। दोनों अणुओं में NaCl और जल दोनों के अणुओं में दाब पड़ेगा। तो यहां पर जो दाब रहेगा वाष्प दाब, वो जल के अणुओं पर और NaCl के अणुओं पर दोनों पर पड़ेगा। तो ये वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कुछ कम होगा, यानी ये भी वाष्प दाब है, वाष्प दाब। तो देखिए, हम अगर देखें तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को, इसके वाष्प दाब को हम क्या करते हैं, इसका जो ये वाष्प दाब है, ये इसको P0 से प्रदर्शित कर देते हैं। अब चूंकि यहां पर वाष्प दाब कम हो गया, तो इसके वाष्प दाब को P सफिक्स यस से, सॉल्यूशन, यस का मतलब सॉल्यूशन से प्रदर्शित कर देते हैं। तो देखिए, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 हो जाता है,
और यहां पर गौर से देखिए, ये जो आपका अशुद्ध विलायक है जिसमें NaCl मिला दिया गया, उसका वाष्प दाब PS हो गया। तो बच्चों अब होता क्या है कि अब देखेंगे तो यहां पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा था, यहां पर प्रेशर कम पड़ रहा था। तो अब हमारा जो प्रेशर पड़ रहा है, इन दोनों में क्या अंतर आया? अवाष्पशील पदार्थ NaCl मिलाने पर क्या अंतर आया? उस अंतर को यानी शुद्ध विलायक तथा अशुद्ध विलायक के वाष्प दाबों के अंतर को हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। यानी वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन क्या है अगर कभी पूछ लिया जाए तो आप जान लीजिए, यहां पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस अशुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यह है बच्चों इसका वाष्प दाब अवनमन की परिभाषा भी बना सकते हैं। किसी विलयन के शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा अशुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। यानी इसका फार्मूला बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा? P0 माइनस PS। ये बच्चों अवनमन का फार्मूला बन जाएगा। अब अगर इसी को हम आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहें, वाष्प दाब में आपेक्षिक शब्द लगा दें, आपेक्षिक वाष्प दाब। अगर आपेक्षिक वाष्प दाब कह दें तो वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो बच्चों इसका फार्मूला हो जाएगा P0 माइनस PS अपान P0। तो ये हो जाएगा अवनमन का फार्मूला। आप सोचते होंगे ये सब सजी क्यों बता रहे हैं? राउल्ट के नियम को पढ़ने से पहले हमें इन सब चीजों को जानना जरूरी है। जैसे द्रव का वाष्प दाब पूछ लिया, वाष्प दाब का फार्मूला तो रखा रहता है, बच्चों को इसकी परिभाषा नहीं पता रहती कि वाष्प दाब क्या है। तो आपको पहले मैंने बताया कि किसी विलायक, शुद्ध विलायक के वाष्प द्वारा डाला गया सतह पर दाब तथा सतह द्वारा डाला गया वाष्प में दाब जब दोनों बराबर हो जाते हैं, अर्थात वह साम्यावस्था में होता है। साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा सतह पर डाला गया दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। शुद्ध है तो नाट शब्द लगा देते हैं, अशुद्ध है तो सॉल्यूशन के लिए सफिक्स S लगा देते हैं। तो बच्चों ये आपको जानना बहुत जरूरी था। अवाष्पशील पदार्थ जब भी किसी विलयन में डालते हैं, मिलाते हैं, घोल देते हैं, तो उसकी सतह पर शुद्ध विलायक के साथ साथ कुछ मॉलिक्यूल्स अशुद्ध पदार्थ या अवाष्पशील पदार्थ के आ जाते हैं, जिसके कारण इसकी वाष्पन प्रक्रिया कम हो जाती है और ऊपर से पड़ने वाला दाब दो भागों में विभाजित हो जाता है। शुद्ध विलायक के अणुओं पर भी वह दाब पड़ता है आंशिक रूप से, और आंशिक रूप से कुछ मात्रा में विलेय पदार्थ के अणुओं पर भी वो पड़ता है। इस प्रकार से ये कम हो जाता है P0 से, अर्थात हम इसको कह सकते हैं P0 is less than PS, is greater than PS, यानी P0 हमेशा बड़ा होता है PS। तो ये जानकारी हमें बहुत ही अनिवार्य रूप से चाहिए था। अब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में अशुद्ध विलायक के वाष्प दाब को घटा दिया जाए
तो वाष्प दाब अवनमन प्राप्त हो जाता है। और वाष्प दाब अवनमन में शुद्ध विलायक के वाष्प से भाग दे दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी उसे अपेक्षिक वाष्प दाब कहेंगे। ये था आपका अपेक्षिक वाष्प दाब। अब यहां से हम राउल्ट के नियम का प्रोफार्मा तैयार करेंगे। अब राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, आप लोगों को मैं बताऊंगा राउल्ट का नियम क्या है। आपने देखा है इन चीजों की जानकारी होने के बाद राउल्ट के नियम में बताया गया, दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर वाष्प दाब मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयवों के आंशिक वाष्प दाब का योग होता है। बच्चों ये बताया गया कि जैसे हमारा ये मिश्रण बन गया, ये मिश्रण, इसको कहेंगे मिश्रण, ये है मिश्रण। तो मिश्रण का जो कुल वाष्प दाब है, आप देख रहे हो इसी ग्रांड को दो भागों में डिवाइड होता है, मैं पहले बता चुका हूं। तो मान लीजिए इसका कुल वाष्प दाब P है, P है मान लीजिए P, और इन दोनों में जो वाष्प दाब पड़ रहा है, एक वाष्प दाब मान लीजिए P1 है, इधर P1 पड़ रहा है इस पर, और इस पर पड़ रहा है P2। तो जो टोटल वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब पूरा पूरा यहाँ जो पड़ रहा है इसकी सतह पर, वो दो भागों में डिवाइड हो रहा है। एक तो आपका शुद्ध विलायक के अणुओं पर, एक आपके NaCl जो मिलाए हुए उसके अणु पर। तो मान लीजिए शुद्ध विलायक पर मिलाए गए अणु P1 है और अशुद्ध पर P2 है। तो आपको ध्यान रखना है, राउल्ट का नियम जो पहला नियम प्रतिपादन करता है, तो P टोटल बराबर, ये P टोटल है, देख लीजिए P टोटल, तो P टोटल बराबर P1 प्लस P2 आपका एक पहला नियम कहलाता है। फिर से देख लीजिए, दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर वाष्प दाब मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयवों के आंशिक वाष्प दाब का योग होता है। दो पदार्थ मिले हैं या उससे अधिक मिल जाए, दो प्रकार के विलय मिलाते हैं, एक एल्कोहल मिला दिया जाए, न NaCl मिलाया जाए, तो आप जानते हो जल और उनके दोनों में वाष्प दाब अलग अलग पड़ेगा। तो P टोटल बराबर P1 प्लस P2 हो जाता है। अब बात दूसरी आती है, दूसरा रूल है इसका, दो रूल है राउल्ट्स के नियम का। पहला रूल ये है P टोटल बराबर, और दूसरा रूल है बच्चों ये जो आपको मैंने ब्लैक कलर से लिख दिया, कहा गया किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, अब किसी भी एक अवयव का आंशिक वाष्प दाब तथा उस अवयव के विलयन में मोल प्रभाज का गुणज होता है। यानी जो आंशिक दाब होता है उस विलयन में, यानी हमारा जो मान लीजिए इसका आंशिक दाब P1 है, ये लीजिए P1 बराबर, तो अब इस पदार्थ का जो आंशिक वाष्प दाब था वो P1 था यहां पर, और शुद्ध क्या था हमारा P0 था। तो P0 गुणे Chi1 कर सकते हैं, Chi1 मोल प्रभाज का गुणा, और इसी में लिख सकते हैं P2 बराबर P0 Chi2 कर सकते हैं। या अगर हम दोनों द्रवों को अलग अलग कह दें, एक द्रव मान लेते हैं A है, दूसरा द्रव हमारा जो मिलाया गया वो B है, दो द्रव हैं, तो इसमें हम क्या करें, Pa बराबर यहां लिख दिया जाए, इनमें Pa हम ऐसा लिख सकते हैं Pa बराबर P0A Chi A, और यहां पर हम लिख दें B बराबर P0B और Chi B, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो अब ये हमारे दोनों रूल्स हमारे फॉलो करते, अगर हम ग्रांड टोटल निकालें तो P टोटल बराबर यहां पर हो जाएगा Pa0 Chi A प्लस Pb0 Chi B। इस प्रकार से हमारा राउल्ट का नियम जो है बताएगा कि कितना सॉल्यूशन में आंशिक वाष्प दाब पड़ रहा है, इसमें कितना पड़ रहा है, इसमें कितना पड़ रहा है।
तो ये आपके ग्रांड टोटल पी टोटल के बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर हम डेरिवेशन करें तो देखिए कैसे करते हैं बच्चों, डेरिवेशन भी करना अनिवार्य है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको मिटाने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे हम इसको निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में जो हमारा वाष्प दाब है वो कैसे है, ये देखिए जरा सा। दो पदार्थ मान लीजिए मिले हुए हैं और दोनों शुद्ध शुद्ध हैं। तो हमने मोल प्रभाज से पढ़ा था, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज के अनुसार तो मोल प्रभाज में जिस पदार्थ का वाष्पन नहीं हो रहा, तो मान लीजिए उसके मोलों में कोई वाष्पन नहीं हो रहा, तो जो पदार्थ है मान लीजिए B का वाष्पन नहीं हो रहा, B का वाष्पन नहीं होता, इस दशा में हम क्या करेंगे, हम देखिए हमारे पास P टोटल है, ये P टोटल को P सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। P सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा, तो जब B का वाष्पन नहीं होगा तो B के चाई B बराबर 0 हो जाएगा बच्चों यहां पर। तो यहां पर रखेंगे तो PS बराबर हो जाएगा PA नॉट चाई A प्लस PB नॉट चाई B, चाई B बराबर 0 कर दे अगर तो PA नॉट चाई A प्लस PB नॉट 0 का मल्टीप्लाई कर दे तो 0 हो जाएगा, तो PS बराबर हो जाएगा PA नॉट चाई A, ये बचेगा बच्चों। अब हमको करना क्या है कि मोल प्रभाज के अनुसार हमने देखा था, चूंकि ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, तो चूंकि हमने देखा था चाई A प्लस चाई B बराबर 1 होता है, ये हमने देखा था। तो अब हमारे पास चाई A है, तो चाई A बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस चाई B, ये रखा जा सकता है। अब हमको करना क्या है, PS बराबर PA नॉट और यहां लिख दे 1 माइनस चाई B, PA नॉट का अंदर गुणा कर दिया जाए तो PS बराबर हो जाएगा PA नॉट माइनस PA नॉट चाई B। अब बच्चों ऐसा करते हैं, PA नॉट इधर ले आते या PS उधर ले आते, इसको इधर ले आते, तो ये क्या हो जाएगा PA नॉट चाई B बराबर PA नॉट माइनस PS। अब बच्चों इसके आगे हम बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। देखिए आप लोग वीडियो में बने रहें तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, आपका कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में ना आए। तो बच्चों ये हो गया PA नॉट चाई B इक्वल PA नॉट माइनस PS। अब हमको क्या करना है, PA नॉट का भाग दे दे तो चाई B बराबर हो जाएगा PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट, ये बन जाएगा बच्चों। अब देखिए चूंकि हमारे पास नॉट का मतलब यह है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, अब यहां पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, तो ये चाई B क्या है, विलेय के विलेय का मोल प्रभाज है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं विलेय का मोल प्रभाज बराबर, इसको हम PA हटा दे अगर तो P नॉट लिख सकते हैं, PS अपॉन P नॉट लिखा जा सकता है। क्योंकि विलेय का मोल प्रभाज आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो का सीक्वेंस अगले वीडियो से जरूर होता है, इसलिए मैं पहले आपको पूरी चीजें बताता हूं फिर आगे इसके बढ़ता हूं मैं, कभी भी आपने देखा होगा।
तो अब आप गौर से देखिए विलेय के मोल प्रभाज बराबर होता है, मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज यह है, स्मॉल एन है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल, ये हो जाएगा आपका मोल प्रभाज, यानी जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर और विलयन की कुल मोलों की संख्या नीचे, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। तो बच्चों ये आपके मोल अंश के बराबर हो जाता है। इससे सिद्ध हो गया, परिभाषा अगर बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, किसी विलयन का मोल प्रभाज उसके, अब आपने इसको पढ़ा था, इसका नाम रखाया था आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। इससे पहले मैंने अभी मिटाया, इसके पहले आपने पढ़ा। तो उसके ये देखिए किसी विलयन का मोल प्रभाज उसके आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के बराबर होता है। ये बच्चों आपका राउल्ट का नियम आप देख रहे हो। अब इसके पश्चात हम अगर देखें कि मान लीजिए विलेय की अल्प मात्रा घुली है किसी पदार्थ की, विलेय की यदि अल्प मात्रा है, मान लेते हैं माना विलेय अल्प मात्रा में घुला है, इस दशा में क्या होगा देखिए, स्मॉल एन का मान नगण्य हो जाएगा, नगण्य के बराबर होगा, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर कैपिटल एन हो जाएगा वैल्यू। ये हमारी अगर वो नगण्य हो गया तो इसका मान नथिंग के बराबर है, इसलिए कैपिटल एन ही पूरा है, तो ये कैपिटल एन के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर हम यहां पर रखना चाहें तो ये वैल्यू बन जाएगी स्मॉल एन अपान कैपिटल एन बराबर पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस, पी नॉट। ये फार्मूला आपका जनरेट हो जाएगा। अब चूंकि एक चीज और आपने पढ़ी है कि मोलों की संख्या स्मॉल एन बराबर डब्ल्यू अपान कैपिटल एन, ये है आपका स्मॉल एन का मतलब स्मॉल और कैपिटल डब्ल्यू, ये आपका वेट हो गया, ये मोलर मास हो। इस कंडीशन में हम इसको फिर से लिख सकते हैं एक लाइन और कि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल, देखिए स्मॉल एन में लिख दीजिए स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एन बटे कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एन। तो ये भी आपका एक फार्मूला जनरेट होगा। तो बच्चों यूपी बोर्ड परीक्षा में इस फार्मूले से या इन दो फार्मूलों से, एक ये है आपका फार्मूला और इसके पहले आपने पढ़ा था पी ए बराबर पी नॉट ए चाई ए, एक ये पढ़ा था आपने। दूसरा पी नॉट बी पी बी बराबर पी नॉट बी चाई बी, एक ये फार्मूला आपने पढ़ा था। और तीसरा फार्मूला आपके सामने ये वाला रखा है जिसको हम कहते थे पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। इन चार सूत्रों से हमको पूरे न्यूमेरिकल्स पांचवा सूत्र ये है आपका मिलेंगे। अब बच्चों बात आती है राउल्ट के नियम की सीमाएं। सीमाएं आपको एक नजर में बताए गए हैं। सीमाएं क्या है राउल्ट की नाम, सीमाएं क्या है, सीमाएं देख लीजिए। पहला नंबर तो राउल्ट के नियम में अत्यधिक दाब नहीं होना चाहिए, हाई प्रेशर, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर
दूसरा नंबर, ताप अधिक नहीं होना चाहिए। और आप जानते हो राउल्ट का नियम आदर्श विलयन पर लागू होता है। आदर्श विलयनों पर लागू होता है। आदर्श विलयन तो कोई होता नहीं है हालांकि, लेकिन इसका मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ जो इसके अवयव हैं, अवयव आपस में रासायनिक अभिक्रिया ना करें। रासायनिक अभिक्रिया ना करें, इसलिए उसको आदर्श माना जाता है। तो बच्चों यहां पर ये 4 इसकी सीमाएं हैं। इस सीमा को छोड़ भी दिया जाए तो 3 आपकी इंपॉर्टेंट सीमाएं हैं। अगर इसको नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से राउल्ट का नियम, द्रव का वाष्प दाब, ये हमने आज सीखा। और राउल्ट के नियम से क्या अनुप्रयोग में अगर आपको पूछ लिया जाए तो इस फार्मूले का जो आपने जनरेट किया है तो बताना राउल्ट के नियम की सहायता से किसी भी विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान की गणना की जा सकती है, या विलायक के मोलर द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। ये आपके सामने है, ये मोलर मास है, ये मोलर मास है। और वेट भी आप ज्ञात कर सकते हैं और मोलर मास भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका अनुप्रयोग भी अगर आ जाए, राउल्ट के नियम का अनुप्रयोग तो आपको सीधे सीधे बताना है, इस नियम की सहायता से विलेय तथा विलायक के मोलर द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। और इसके अलावा आप देख ही रहे हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। दूसरा आप यहां देख रहे हो, विलेय या विलायक के मोल अंश की गणना की जा सकती है। आंशिक वाष्प दाब ज्ञात किया जा सकता है। विलयन का कुल दाब भी ज्ञात किया जा सकता है। ये पूरे डेरिवेशन में आप देख रहे हो। तो बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद राउल्ट के नियम का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। राउल्ट के नियम के बाद हम अगले टॉपिक को लेकर फिर हाजिर होंगे। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। जो नए बच्चे देख रहे हो वो मुझे मेरे हौसले को अफजाई करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज रोज नए अपडेट लेके आऊंगा, उससे आप लोग लाभ उठा सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं कल।